और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा, नाम मत लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं भी हम सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता सदन है, आपको रोका किसने है? हम नाम दीजिए, सबका नाम देंगे। चिंता जहां तक ये बात सिद्धार्थनगर की घटना उठाइए ना, पुलिस की गोली से मारा गया है, बात हो जाए माननीय लेकिन परिवार को मैनेज करते हैं ये लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आई, उसमें आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उस पुरानी बात नहीं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो घटना सिद्धार्थनगर के अंदर घटित हुई है, उस घटना में देखिए कोई भी व्यक्ति आज के दिन पर घटित होने वाली किसी भी ऐसी आपराधिक घटना को छुपा नहीं सकता है। हर एक इस प्रकार के मामलों में एक बोर्ड गठित होता है, वीडियोग्राफी होती है, एफएसएल की पूरी रिपोर्ट और बैलिस्टिक जांच भी इसके बाद होती है, और उस सब में ये तथ्य सामने आए हैं कि पुलिस की गोली से नहीं बल्कि एक अवैध असले से वो हत्या हुई है। दोनों के उसमें अंतर होता है, और एक जिम्मेदार पार्टी से होने के नाते आपको जब सदन में इस प्रकार की बात करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो एक फोर्स की और पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने वाली हो। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात होनी चाहिए, अपराधी कहीं भी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात तो होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए जो प्रदेश की सुरक्षा पर और एक जिम्मेदार पुलिस बल पर उंगली उठाता हो और उसके मनोबल को तोड़ने वाला हो। मैं सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि नियम 56 के अंदर मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में सदन को संज्ञान में लाना है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार नई बनी है, लेकिन सदन के नेता पुराने हैं। सदस्य बड़ी संख्या में नए जीते हैं, पुराने भी जीते हैं, पुराने, लेकिन नए मंत्री ज्यादा बने हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार और जिस तरह घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो। जब कल मैडम गवर्नर यहां पर स्पीच दे रही थी, उसी दिन अखबार में, कल के ही अखबार में, और परसों की घटना जहां पर एक 19 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, और ये एक घटना नहीं है। अगर हम घटनाओं को देखें और आंकड़ों को देखें, मैं माननीय अध्यक्ष आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा, कम से कम सरकार इस पर साफ कहे कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो और जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रचार में इस बात के लिए प्रचार कर रही हो कि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के। लेकिन अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। अगर ये आंकड़े सरकार नहीं मानती है तो सरकार ये बताए कि सरकार के पास जो सिस्टम है, डायल 100 जिसको डायल 112 कर दिया है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। 1090 जो बना था सुरक्षा के लिए, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। और जो हर दिन हम अखबार खोल करके देखते हैं तो पाते हैं कि क्या गंभीर से गंभीर घटनाएं हो रही हैं। और अगर हम याद करें पीछे मुड़ करके, और अभी भी सरकार उतनी जितनी सेंसिटिव होनी चाहिए, जितनी सीरियस होनी चाहिए, अभी भी घटनाओं को लेकर सेंसिटिव नहीं है। इलाहाबाद में 22 अप्रैल को थाना भरभई में पूरा परिवार समाप्त कर दिया गया, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके बाद जो जानकारियां आ रही हैं, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए।
और ये प्रयागराज की पहली घटना नहीं है। प्रयागराज में न जाने कितनी ऐसी घटना हुई हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? क्या थाने इसी तरह अराजकता के केंद्र बन जाएंगे? कल की घटना रामपुर की, जहां रूलिंग पार्टी के सदस्य थाने में जाकर के जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे, उनकी पिटाई हो जाना, मारपीट होना उनके साथ थाने में, और रिवॉल्वर लगा देना। यह है जीरो टॉलरेंस की सरकार। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जहां गए ललितपुर में, हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने सच बोला। मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा और जानकारी मुझे हासिल हुई। नेता सदन ने कहा, जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई, तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। और किन अधिकारियों को सुधार दिया? मैं इस विषय को इसलिए इन विषयों को उठा रहा हूं। मैं खुद गया ललितपुर, और जब मैंने वहां सूचना पाई कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई, सरकार ने कार्रवाई की। लेकिन क्या सरकार यह बताएगी कि घटना होने के बाद जीरो टॉलरेंस है? घटना ना हो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? इसी तरह सिद्धार्थनगर में, क्योंकि पुलिस को खुली छूट मिली हुई है, सिद्धार्थनगर में घर में जाकर के पुलिस पकड़ने की कोशिश करती, नहीं पकड़ पाती है, या मां उसको छुटवाने आती, मां को गोली मार दी जाती, और उस घटना को क्या रूप दे दिया गया? किसी और को जाकर के जेल भेज दिया। सच्चाई जनता जानती है, लेकिन सरकार और प्रशासन जब अपराधियों के साथ खड़ा हो जाएगा, जो घटना कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाएगा, तो न्याय कैसे मिलेगा? चंदौली की उस बेटी की जो रो रो करके कह रही थी, पुलिस दबिश करने आई थी। क्या दबंगई करने जाती है कि दबिश के लिए जाती है पुलिस? उसकी व्यवस्था है, सिस्टम है। आप कैसे जाएंगे घर में? ये किसने छूट दी है? आप घर में घुस गए, बेटी को इतना पीटा कि जान चली गई उसकी। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, और आज के जमाने में जब आप डिजिटलाइज कर रहे हो सब चीजों को, हर चीज को आप इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, क्या आपने नहीं सुना? माननीय सदस्य जितने भी हैं, सबने सुना होगा कि वो बहन क्या कह रही थी। उसकी बहन कह रही थी कि पुलिस ने इतना पीटा कि जान चली गई। उसके बाद पुलिस उसकी झूठी कहानी बनाने के लिए फांसी से लटकाना चाहती थी। ये घटनाएं होंगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक घटना नहीं है। मैं सूची पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं। सूची नहीं, हम 56 किसी एक विषय के ऊपर होता है। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं। आप अपना भाषण दो। मैं समझ गया। देखिए, आपका धन्यवाद देता हूं। हालांकि मैंने 3 घटनाएं बताई हैं जी। मैं नेता सदन जब मौजूद हैं, तो मुझे कम से कम ये जानकारी दें कि क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं पर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और डायल 112 और 1090 उसके आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि ये सरकार नई नहीं है, ये कंटिन्यूटी की सरकार है। क्या सरकार ये स्वीकार करेगी पुलिस के लोग कहानी बदल देते हैं? क्या कहानी नहीं बदली जा रही है? मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी में कब महिलाओं पर घटना होना बंद होंगी? बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने कुछ मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। अपराध किसी भी प्रकार का हो,
वह अक्षम्य है और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है। क्योंकि आप तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे, गुंडागर्दी जिनका पेशा बन चुका था। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही इस सरकार को फिर से व्यापक जन समर्थन दिया है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये चुने गए माननीय सदस्य इस बात के प्रमाण हैं कि जनता ने इन्हें समर्थन दिया है और आधी आबादी ने जिस भाव के साथ समर्थन दिया है वह अभिनंदनीय है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। महोदय, पिछले 5 वर्षों के अंदर भी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई की और फिर इस बात के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कह रहे हैं कि सरकार अपराध और अपराधियों के मुद्दे पर बिना किसी की परवाह के बगैर अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी। सुरक्षा अधिकार, सबको सुरक्षा का अधिकार सबको देना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कोई व्यक्ति सरेआम अपराध करे, यह किसी भी प्रकार से सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। और खासतौर पर महिला संबंधी अपराधों को लेकर के एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद किया था। एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही प्रदेश के अंदर 218 महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए पॉस्को कोर्ट की स्थापना भी सरकार ने किया। उस पर त्वरित कार्रवाई हुई। आंकड़ों के हिसाब से नहीं, अगर आप पूरे देश के अंदर घटित होने वाले मामलों की संख्या को अगर आप देखेंगे, 2012 से 17 के बीच में विभिन्न प्रकार के जो अपराध हुए हैं, चाहे वह हत्या से संबंधित हों, लूट से संबंधित हों, दुष्कर्म से संबंधित हों, महिला संबंधी अपराध हों, इनमें भारी गिरावट आई है। और कल हमारे प्रतिपक्ष के मित्र महामहिम राज्यपाल के भाषण को सुने होते तो बहुत सारी चीजें उनके सामने क्लियर हुई होती। बाकी जो कुछ बचेंगी अभिभाषण पर जवाब देंगे, उस समय आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे कि अपराधों में कितनी गिरावट आई है। दूसरा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पहले विधानसभा के चुनाव होते थे या कोई चुनाव होता था, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी व्यापक हिंसा होती थी। महोदय, कुछ लोगों ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी या चुनाव संपन्न हुए उसके बाद कुछ हरकत की थी, लेकिन उस हरकत को कुछ ही घंटों में हम लोगों ने कंट्रोल भी किया, यूपी पुलिस ने कंट्रोल भी किया है। बहुत सारे लोगों ने गर्मी दिखाने का प्रयास भी किया, तो गर्मी भी शांत हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस देश के अंदर नजीर बनी हुई है।
5 वर्ष में कोई दंगा नहीं। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे, बड़े दंगे हुए थे। महीनों महीनों तक मुजफ्फरनगर, बरेली, लखनऊ, कानपुर, कौन सा ऐसा जिला था जहां पे दंगे न हुए हो? 5 वर्ष में कोई दंगा, 17 से 22 के बीच में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं। और नई सरकार के गठन के बाद रामनवमी के अवसर पर देश के अंदर 7 राज्यों में दंगे हुए, यूपी में कोई दंगा नहीं। हनुमत जयंती के अवसर पर कोई दंगा नहीं। महोदय, यही नहीं, हमें हर जगह से शिकायत आती थी, बुजुर्गों के द्वारा, परिवार की महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा, माताओं के द्वारा कि नवजात शिशु हैं या कोई बीमार व्यक्ति है, अनावश्यक माइक धर्मस्थलों से उतरने चाहिए, शोरगुल बंद होना चाहिए। हम लोगों ने एक अपील की, 1 लाख से अधिक माइक या तो उतरे हैं या उनकी आवाज कम हुई है। तो उत्तर प्रदेश में पहले भी हो सकता था, इच्छा शक्ति नहीं थी। हर एक कार्य को वोट बैंक के नजरिए से देखने की जो प्रवृत्ति है उसने नहीं करने दिया। और शायद इतिहास में पहली बार हुआ है और उत्तर प्रदेश में हुआ है कि अलविदा की नमाज भी सड़कों पे नहीं हुई है। ईद के अवसर पर सड़कों पर कोई अराजकता नहीं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाए गए। सरकार ने कहा कि सबको सुरक्षा देना हमारा दायित्व है, सुविधा देना यह भी सरकार का कार्य है। हर पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने में हम योगदान देंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी धर्मगुरुओं का जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ शांति और सौहार्द के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक नजीर माना जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की माफियाओं की संपत्ति जब्त हुई है, यह पहली बार हो रहा है। और इसलिए महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, 25 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा हो, या फिर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था, इस सरकार की प्राथमिकता का बिंदु है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इन सभी मुद्दों पर कार्य करेगी। जिन घटना को उल्लेख यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया है, इसमें से बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। जैसे सिद्धार्थनगर में माननीय नेता प्रतिपक्ष गए थे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा सकते थे। वे लोग अब कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने उन्हें इस लायक छोड़ा नहीं कि वे कुछ कर सकें, तो अब वह कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो करते। महोदय, पुलिस पार्टी के जाने के बाद जितेंद्र यादव नाम के एक व्यक्ति ने वहां पर गोली चलाई थी और एक मुस्लिम निर्दोष महिला को वहां गोली मारी थी। वह पकड़ा गया है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्ती से निपटने की कार्रवाई की छूट भी प्रशासन को दी गई है। यही नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था, तो उस समय आजमगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी। और जहरीली शराब से कई मौतें होने के बाद हम लोगों ने जब उसकी तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है? क्या यह सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। नहीं महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं हम सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने? आप मुद्दे सदन है, आपको रोका किसने है? हम नाम दीजिए, सबका नाम देंगे, चिंता मत करिए। सिद्धार्थनगर की घटना उठाइए ना, पुलिस की गोली से मारा गया है, बात हो जाए माननीय लेकिन परिवार को मैनेज करते ही लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आए। उसमें
आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उस तस्वीर का पुरानी बात नहीं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो घटना सिद्धार्थनगर के अंदर घटित हुई है, उस घटना में देखिए कोई भी व्यक्ति आज के दिन पर घटित होने वाली किसी भी ऐसी आपराधिक घटना को छुपा नहीं सकता है। हर एक इस प्रकार के मामलों में एक बोर्ड गठित होता है, वीडियोग्राफी होती है, एफएसएल की पूरी रिपोर्ट और बैलिस्टिक जांच भी इसके बाद होती है, और उस सब में ये तथ्य सामने आए हैं कि पुलिस की गोली से नहीं बल्कि एक अवैध असले से वो हत्या हुई है। दोनों के उसमें अंतर होता है, और एक जिम्मेदार पार्टी से होने के नाते आपको जब सदन में इस प्रकार की बात करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो एक फोर्स की और पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने वाली हो। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात होनी चाहिए, अपराधी कहीं भी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात तो होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए जो प्रदेश की सुरक्षा पर और एक जिम्मेदार पुलिस बल पर उंगली उठाता हो और उसके मनोबल को तोड़ने वाला हो। यह हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। और दूसरा, अन्य जिन मामलों में भी बातें हुई हैं, हर एक मामले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और सरकार फिर इस बात के लिए आश्वस्त करती है पूरे सदन को कि किसी भी अपराधी, जो अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना, माननीय मुख्यमंत्री को सुना। सवाल यह है कि महिलाओं के ऊपर अपराध होने पे यूपी कहां खड़ा है? क्या मानिएगा आज ये इस प्रश्न के ऊपर कल बात करेगा, लेकिन ये दूसरा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने अपने जो कहा स्टेटमेंट दिया कि दलाली नहीं कर सकते हैं, वो बताया नहीं माननीय मंत्री। माननीय ओम प्रकाश जी। अध्यक्ष जी, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता सदन की बात को भी मैंने सुना। मैं मेरे ऊपर जो घटना घटी है मैं उसी पे जिक्र करना चाहता हूं। क्षेत्र भ्रमण के तहत मैंने 5-10 मई को मैं निकला सुबह 10:30 बजे, 3 गांव के बाद चौथे गांव में गया। गाड़ी खड़ी करके हम लोग रामजी राजभर के दरवाजे पर पानी पी रहे थे। उसके बीच एक मोटरसाइकिल से कोई गया, आगे जाकर के लोगों में आगे से भी मोटरसाइकिल आई, दोनों भिड़ गए। विवाद हुआ, विवाद के बाद गांव से ही लाठी डंडा लेकर के चल आए मेरे ऊपर। उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ओम प्रकाश राजभर ये मार करा रहे हैं। मैं सोचा ही नहीं, तब तक सुरक्षा कर्मी और हमारे साथ 25-30 लोग थे। उन लोगों ने बीच बचाव किया, फिर गाड़ी में बैठे, फिर लाठी डंडा लेके गाड़ी के आगे खड़े हो गए। फिर किसी तरह हम लोग वहां से निकले तो मैंने अशोक करीमुद्दीनपुर को फोन किया, फिर मैंने एसपी को फोन किया, मैंने एडीजी को फोन किया, प्रमुख सचिव गृह को फोन किया, मैंने डीजी को भी फोन किया। पौना घंटा के बाद यशो की गाड़ी पहुंची, यशो से भी वो सब मारपीट करने पर उतारू हो गए। फिर किसी तरह वो हमको वहां से फिर निकाले कैसे, फिर एसपीआरए और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। उन लोगों ने कहा कि चलिए इसको कैसे निपटा लिया जाए, कि हमको कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके सामने तो उन लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और यह तय हुआ कि हम लोग इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। और एसपीआरए महोदय और एडिशनल एसपी ने मुझसे ये खुद कहा, और आप मंगा के देख लीजिएगा, जो गाजीपुर ट्विटर पुलिस का ट्विटर हैंडल है, उसमें उन्होंने दिया भी बयान है कि ओम प्रकाश राजभर बैठे थे, बगल में मोटरसाइकिल से विवाद हुआ, उनको नासमझ हुआ, उसके बाद लोग चढ़ आए पूछताछ करने के लिए। तो जब जहां मारपीट हो रही तो कोई सीधे पूछताछ करने नहीं आएगा, लाठी डंडे से लैस आए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं शांतिप्रिय ढंग से बैठा था। खैर एसपीआरए महोदय ने हमारे तरफ से तहरीर लिया, मुकदमा लिख दिया और मुझसे कहा कि मैं 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करूंगा। हम लोग चले गए सभी लोग वहां से। अब 11 बजते रात दोनों अपराधी छोड़ दिए जाते, हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है। फिर 17 लोगों के खिलाफ एक
अज्ञात, जबकि पुलिस के ट्विटर हैंडल पे साफ साफ लिखा है कि इसमें ओम प्रकाश राजभर का कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। ये बात एसपीआरए महोदय हमारे उस समय मीटिंग गए थे, हमारे माननीय विधायक वीरेंद्र जी गए थे, उस समय मौके पर थे, हमारे कई विधायक वहां पहुंच गए थे मौके पर, और स्थिति एसपीआरए और एडिशनल एसपी ने कहा कि नहीं, कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। जब अभी हो रहा है मामला की जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, जब विधायक के सामने यह घटना विधायक के साथ हो रही है और पुलिस खुद कह रही है कार्रवाई नहीं होगी, और पुलिस ने हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा लिख दिया। मुझे मुकदमे की चिंता नहीं, मुझे चिंता सच्चाई की है। मैंने डीएम से भी कहा, डीएम ने कहा नहीं अन्याय हुआ है, लेकिन कौन सी मजबूरी पैदा हो गई कि मुकदमा लिख दिया जाता हमारे ऊपर? क्या कसूर हमारा वहां आ गया? मैं क्षेत्र भ्रमण करना छोड़ दूं? मान्यवर, इस विषय पर जो मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया 323, 504, 506, 147, 67, हम बैठ के किसी के दरवाजे पर पानी में पिए, कोई झगड़ा करे तो हमको समझ के आ जाए। आपने अपनी पूरी बात बता दी और कुछ तथ्यों तो बता दीजिए, फिर माननीय संसदीय कार्य मंत्री। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय ओम प्रकाश जी जो इस सदन के सदस्य भी हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने स्वयं अपने बयान में इस बात को कहा है कि जो विवाद का कारण था उसको भी बताया और जिस प्रकार से घटना थी उसको बताया। लेकिन मान्यवर, जो पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था की रिपोर्ट हमारे पास आई है पुलिस अधीक्षक गाजीपुर की तरफ से, उसमें यही दिया है कि दोनों तरफ से विवाद हुआ है और दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा क्राइम नंबर 99/22, 147, 323, 504, 506 जो आपकी तरफ से गाजीपुर में श्री सुरेंद्र राजभर पुत्र पारसनाथ के द्वारा लिखाया गया, और आपके खिलाफ भी एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है क्राइम नंबर 100/22, धारा 147, 323, 504, 506 आईपीसी व 67 आईटी एक्ट बनाम ओम प्रकाश राजभर आदि। और इसमें दोनों अभियोगों की विवेचना स्थानीय थाने में प्रचलित है मान्यवर, और हम आपके माध्यम से ये सदन को आश्वस्त करते हैं कि ये इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, यही इस समय कहने की आवश्यकता है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं 3 तहरीर दी गई थी मेरे खिलाफ 2 बजे दिन में, मई का महीना 2 बजे दिन में। लड़के के बयान में वीडियो सुना दूं अभी। मैं गाय चराने गया था, ओम प्रकाश राजभर सैकड़ों की संख्या में आए, मुझे मारे पीटे और गाय हाँक दिए कि लेके भाग जाओ, यहाँ चराने मत आना। पहला वीडियो जारी हुआ। दूसरा वीडियो जारी होता है कि ओम प्रकाश राजभर प्रधान को लेकर सैकड़ों की संख्या में जमीन कब्जा करने आए। दूसरी तहरीर दी गई, फिर उस पर जब नहीं तो तीसरी तहरीर दी गई, रात के 11 बजे मुकदमा लिखा गया है। मान्यवर, ऐसे नहीं, मैं तो कहता हूं आप किसी मजिस्ट्रेट जांच करा दीजिए, मैं दोषी हूं, इसी सदन से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, इसी सदन से इस्तीफा देकर जाऊंगा। ऐसा नहीं, जिस तरह का रोल वहां पुलिस का है, सरकार के दबाव में काम हो रहा है, चाहे कुछ भी कहे कोई, नहीं तो मुकदमा किस आधार पर लिखा, मेरा क्या कसूर था, इस कसूर की जानकारी सिर्फ मुझे लेना है। महोदय, नेता सदन है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उनके साथ भी रहे हैं, आज हमारे साथ आ गए, इतनी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें कोई दुश्मनी उनको न्याय मिलना चाहिए, कम से कम न्याय मिले उनको। मैं पहले इस बात को आश्वस्त कर चुका हूं कि कोई दुश्मनी की बात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई पूर्वाग्रह की बात भी नहीं है। ये दिमाग से भी निकाल दिया जाए मान्यवर, दिमाग से नहीं बात होनी चाहिए। दिमाग से क्या निकाल दिया जाए? ये भाषा होनी चाहिए कि पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की? नहीं मान्यवर, ये किसी नहीं, पार्लियामेंट मिनिस्टर की ये भाषा होगी कि दिमाग से निकाल दिया जाए? नहीं, मेरा ये विषय, ये भाषा होगी उनकी। उन्होंने
कहा कि कोई नहीं, ये बात ये नहीं दिमाग से निकाल दिया कि दुश्मनी नहीं है, ये कोई दुश्मनी नहीं है। कोई दुश्मनी ये बात ये सिर्फ इसलिए कही गई कि नहीं, ये माननीय सदस्य के साथ अन्याय हुआ है, उसकी जांच कराने के लिए माननीय संसदीय कार्य ये किसी ये की थी उस दिन मैंने खुद जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी जो थे उससे बात हुई मेरी, मैंने कहा कि नेता पुराने हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, मैं दिखवा लूंगा, और घटना हुई है उनके साथ और जानबूझ करके घटना हुई है। उसका जवाब दे रहे हैं माननीय संसदीय कार्य। मैंने इसीलिए कहा कि ये मेरा सिर्फ मेरा कहने का आशय सुन लीजिए। ये जीत का घमंड नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं भी जानता हूं कैसे जीते हैं। अगर दिल्ली वाले नहीं आए होते तो इनकी जमानत जब्त हो जाती। दिल्ली वालों से जीते हैं, इनकी बहुत सारे लोग बेईमानी से जीते हैं। नहीं, वो आज जीतने का घमंड दिखाते हो। कोई जीतने का घमंड, एक बार सुन लीजिए। कोई जीतने, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं शांत, नहीं आप बैठिए, आप बैठिए बाबू जी, आप बैठिए, आप बैठिए, राजेश जी बैठिए, राजेश जी बैठिए, आप राजेश जी बैठिए, ये आप बैठिए, नहीं है, आप बैठिए प्लीज। कोई मान्य भाव, मेरी बाबू जी आप मान्य विधायक जी नहीं, राजेश जी बैठिए, आपको बोलने की इजाजत नहीं है। ये देखिए राजेश जी बैठिए, आप ये देखिए अध्यक्ष महोदय ऐसे हाउस नहीं चल सकता, ये भाषा विवाह नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने माननीय राजभर जी ने जब कहा था, तो उसी वक्त जब उन्होंने अपना सदन के सामने नियम 56 की सूचना के संबंध में अपना वक्तव्य दिया, तो मैंने उसी वक्त इस बात को कहा कि पूरी तरीके से न्याय होगा, दोनों मामलों में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा। मान्यवर, ये मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं। ठीक है माननीय, और किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है, घमंड की कोई बात ही नहीं है इसमें। जब मैंने कह दिया कि जो विवेचना है उसमें न्याय होगा, निष्पक्ष रूप से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि किसी प्रकार का कोई बात चलिए, अगली दो सूचनाएं मैं ध्यान आकर्षण, आप निष्पक्ष जांच, देखिए आप निष्पक्ष जांच नहीं, आप यहाँ पर ये जांच का विषय नहीं है, जहां होनी है वहां होनी है। आपने माननीय राजभर जी, आपने अपनी पूरी बात बताई, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आपने भी रिपोर्ट लिखाई है, दोनों की निष्पक्ष जांच हो जाएगी। निष्पक्ष जांच के अलावा आप क्या चाहते हैं? कोई पक्ष या ना पक्ष, यहाँ माननीय संसदीय कार्य मंत्री किसी का पक्ष नहीं ले सकते, किसी का भी। जो जांच जो भी करेगा, अगर आपको जांच के ऊपर कोई डाउट है तो आप संसदीय कार्य मंत्री से रिक्वेस्ट कर लीजिए, उसकी जांच कैसे होगी वो तो उन्होंने तो मुकदमा लिखा है। आपकी देखिए, पुलिस का काम पुलिस ही करेगी ना, पुलिस का काम मैं और आप नहीं करेंगे, उसका काम वही लोग करेंगे। अगला दो सूचनाएं माननीय उमा शंकर जी की, माननीय पंकज मल्लिक जी की